प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज में लेसन 3 सेनापति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पिछले 3 या 4 वीडियो में हमने फर्स्ट लेसन व सेकंड लेसन कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने फर्स्ट लेसन व सेकंड लेसन पूरा कर लिया होगा। आज आपको थर्ड लेसन सेनापति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सेनापति का जन्म संवत 1616, इसका जन्म 1616 में हुआ। अब इसका जीवन परिचय क्या कह रहा है ये? सेनापति का जन्म, जीवन परिचय इसका, सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर उन्होंने कहा, उन्होंने एक स्थान पर कहा, ये रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे, मतलब श्लेष अलंकार का प्रयोग करने में माहिर थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, मतलब उन्होंने किसी भी कवि का नकल नहीं की। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कविता रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, यानी काव्य कल्पद्रुम जो ग्रंथ है वो अप्राप्य है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। उन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। जैसे सैनिक जो होता है अपने दृढ़ इरादों से युद्ध में हमेशा विजय पा लेने की कोशिश करता है, उसी प्रकार ये जो कवि थे ये भी अपने आप में एक सेनापति के समान थे। वे किसी का अनुसरण नहीं करते थे। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग, मतलब शुद्ध और स्वच्छ भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने इसका जीवन परिचय पढ़ा। अब जीवन परिचय में आपको आज का जो गृह कार्य के रूप में लिखना है, सबसे पहले इसका जीवन परिचय लिखना है। सेनापति लेसन 3 में सेनापति का जीवन परिचय क्या लिखेंगे आप? यहाँ से लिखेंगे, ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। यानी इनके पिता को नाम जो गंगाधर और दादाजी का नाम मतलब परशुराम दीक्षित था। और इनके जो विद्या गुरु थे, यानी गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। ये राम भक्त कवि थे और श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त थे, यानी श्लेष अलंकार का प्रयोग करने में माहिर थे। और सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे और वे फारसी शब्दों का भी प्रयोग करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता मिलती है।
तो ये इसका जीवन परिचय आपने लिखना है। जीवन परिचय सभी ने अच्छी तरह से लिखना है इसका। सभी बच्चे ध्यान दें, इसका जीवन परिचय वो साफ सुथरे अक्षरों में लिखें। अब इसके पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है, प्रौढ़ और सुंदर नमूना है। उनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपवनों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव यानी वसंत का जो वैभव है पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने वसंत ऋतु का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। मतलब कवि ने जो वसंत ऋतु का जो वर्णन किया है बहुत ही शानदार तरीके से किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंध में, अर्थात कवि के कहने का आशय है कि जैसे वसंत ऋतु का आगमन होता है तो बाग बगीचे फसलें जो भी हैं वो अपने पूरे यौवन पे आ जाती है, अर्थात चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जो भी पेड़ पौधों पर जो पुराने पत्ते होते हैं वो पत्ते झड़ जाते हैं और उनकी जगह नई कलियों का और नए पत्तों का आगमन होता है, जिसे जो दृश्य है वो बहुत ही सुहावना लगता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान करनी है। मतलब कोकिल चारण का मतलब होता है जो यशगान करने वाले होते हैं, यशगान करने वाले होते हैं। चारण का मतलब यहाँ पे बंदी चारण का मतलब चारण जैसे भाट आदि स्तुति जो पाठ करते हैं उसको कहा गया है। कोकिल यशगान की भूमिका में पदगान कर रही है। शोभा के सुख में उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नैनाभिराम और सुख में, मतलब धरती नैनाभिराम मतलब धरती सुंदर और सुखमय हो जाती है। जैसे ही बरसात की बूंदें धरती पर गिरती है या फसलों पे गिरती है या पेड़ पौधों पे गिरती है तो उन पेड़ पौधों के जो पत्ते झुलसे हुए होते हैं उनमें एकदम जान सी आ जाती है और वो एकदम हरे हरे और सुंदर से दिखने लग जाते हैं। और बरसात के बाद का जो दृश्य होता है तो वो बहुत ही सुहावना लगता है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बसंत के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस मामले में पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया गया है। बर्फीली हवाओं की चुभन तीर के समान घातक है। जैसे मान लो सर्दी के अंदर जो बर्फीली हवा चल जाती है वो एक चुभे हुए तीर के समान घातक होती है। सूरज का तेवर, सर्दी के आगे सूरज का जो प्रकाश होता है, जो किरणें होती है वो निश्चित मतलब कमज़ोर पड़ जाती है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर है। मतलब अलाव को, जैसे आग को अलाव जलाकर लोग उस आग के चारों ओर घेरा बना लेते हैं और उसे आग से तपते रहते हैं। जो ठंड से ठिठुर रहे होते हैं वो लोग तप रहे होते हैं और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन सेनापति को कालजयी बनाता है। मतलब सेनापति को एक वीर की भांति कवि बनाता है। अब ऋतु वर्णन में यानी जो फर्स्ट पैरा है, जिसे बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहित है, बंदी चिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, आवे आस पास बहुवन की सुबास सोई है, सोने की सुगंध माज सने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियुत है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में इसने बसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया है। कवि ने बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा है, यानी बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा भी कहा गया है। कवि फर्स्ट पैरा इसका ऋतु वर्णन के अनुसार फर्स्ट पैरे में बसंत ऋतु के बारे में कवि वर्णन कह रहा है कि बसंत ऋतु के आने से क्या क्या माहौल बदलता है, क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, इसका कवि ने अपनी कलम से वर्णन किया है। उसका बखान करने का
कोशिश की है। देखो पहला है बरन बरन तरु फूले उपवन। बरन बरन से विभिन्न रंगों के तरु मीन्स वृक्ष, फूले मीन्स फूल पर, उपवन मीन्स वन, और वन मीन्स वन का मतलब वन में। यानी वसंत ऋतु, कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु के आने से उद्यानों मतलब उपवनों तथा उद्यानों तथा वनों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से वृक्ष सज गए हैं। रंग बिरंगे फूलों से वृक्ष सज गए हैं। यानी वसंत ऋतु के आने से उद्यानों तथा वनों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से वृक्ष सज गए हैं। और ये ही ऋतुओं के राजा, है ना। सोई चतुरंगी संग दल लहित है। और ये ही ऋतुओं के राजा वसंत की चतुरंगणी सेना के रूप में सुशोभित है। देखो चतुरंग होता है, सेना के 4 अंग होते हैं। जैसे सेना के 4 अंग में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक, इसको चतुरंगी सेना कहा गया है। यहाँ पे चतुरंगी सेना का मतलब है कि बाग और बगीचों में तरह तरह के फूल पेड़ पौधों पर या वनों के अंदर वृक्षों पर आने से वो जो वृक्ष हैं वो सजे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए चतुरंगी सेना के रूप में इसको कहा गया है। तो क्या है वसंत ऋतु के आने, देखो बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंगी संग दल लहित है कि वसंत ऋतु के आने से उद्यानों तथा वनों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से वृक्ष सज गए हैं। और ये ही ऋतुओं के राजा वसंत की चतुरंगणी सेना के रूप में सुशोभित है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। बंदी जिमी जिमित है। बंदी मतलब यहाँ पे बंदी का मतलब होता है जो यशोगान करने वाले होते हैं, विरद का मतलब यहाँ पे यश, और बंदी का मतलब यशगान करने वाले, और कोकिल का अर्थ कोयल। यानी वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल अपनी मीठी वाणी में राजा वसंत का यशोगान कर रही है। वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल अपनी मीठी वाणी में राजा वसंत का गुणगान कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गए थे, और भौरे फूलों पर मधुर गुंजार कर रहे हैं। गान गुण गहियत है, गहियत में से ग्रहण कर रहे हैं, और भौरे फूलों पर मधुर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने संगीतकार का रूप ग्रहण कर लिया हो। ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने संगीतकार का रूप ग्रहण कर लिया हो। आवे आस पास पुहुपुन की सुबास होता है सुगंध, पुहुपुन होता है फूलों की। यानी हमारे आसपास चारों ओर फूलों की खुशबू आ रही है। आसपास चारों ओर फूलों की खुशबू आ रही है, और सोने की सुगंध माज सनी रहियत है। और जो सोने के मतलब सरसों के पीले फूल, सरसों के जो फूल सोने के समान, सरसों के फूल सोने के समान पीले लग रहे हैं, और उनसे सुगंध आ रही है, अर्थात उनसे खुशबू आ रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। कवि सेनापति कहते हैं कि चारों ओर समाज में सुंदरता छाई हुई है। कवि सेनापति कहते हैं कि चारों ओर समाज में सुंदरता छाई हुई है, और सभी प्राणी सुखी हैं, और आज सभी प्राणी सुखी हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहिए, और सभी कह रहे हैं कि ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है, और सभी कह रहे हैं कि ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है। आज हमने आवत बसंत ऋतुराज कहिए तक पढ़ा। फर्स्ट पैरा है बसंत ऋतु के बारे में। प्रिय बच्चों, आज हम इसका फर्स्ट ही पद पढ़ेंगे। बाकी के जो पद 3 बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।